जिस बेटी ने झूठे प्यार के खातिर अपने बूढ़े बाप की पगड़ी कीचड़ में उछाल दी थी, 6 साल बाद जब वह सड़क किनारे झूठे बर्तन मांजती मिली तो उसके सामने खड़े इंसान को देखकर उसकी रूह कांप उठी। यह कहानी उस अंधे प्रेम और भयानक धोखे की है जो आज के समाज में एक कोड़ की तरह फैल रहा है। यह दास्तान हर उस बेटी के लिए एक बहुत बड़ा सबक है जो अपने माँ बाप के पावन प्रेम को ठुकराकर चंद दिनों के खोखले आकर्षण में अपनी पूरी जिंदगी नर्क बना लेती है। रामकांत जी गांव के एक बहुत ही आदरणीय और ईमानदार स्कूल मास्टर थे। उनकी पूरी जिंदगी उसूलों और संस्कारों की नींव पर खड़ी थी। उनकी एक इकलौती बेटी थी, निधि, जिसे रामकांत जी ने किसी राजहंस की तरह पाला था। खुद फटे हुए जूते पहनकर मीलों पैदल चलते थे ताकि अपनी बेटी के लिए शहर से नई किताबें और अच्छे कपड़े ला सकें। निधि जब छोटी थी तो रामकांत जी उसे अपने कंधों पर बिठाकर पूरे गांव में घुमाया करते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी की एक एक पाई जोड़कर निधि को उच्च शिक्षा दिलाई थी। रामकांत जी का बस एक ही सपना था कि उनकी बेटी एक ऐसे घर में विदा हो जहां उसे महारानियों जैसा सम्मान मिले। और भगवान ने उनकी यह मुराद सुन भी ली थी। रामकांत जी ने निधि का रिश्ता एक बेहद होनहार और संस्कारी लड़के से तय किया था जिसका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ एक अनाथ लड़का था, लेकिन अपनी मेहनत के दम पर उसने हाल ही में सिविल सेवा की परीक्षा पास की थी और वह जिले का एक बड़ा अधिकारी बनने वाला था। सिद्धार्थ को रामकांत जी में अपने पिता की छवि नजर आई थी और उसने बिना किसी दान दहेज के इस रिश्ते को सहर्ष स्वीकार कर लिया था। पूरे गांव में रामकांत जी की किस्मत के चर्चे हो रहे थे, लेकिन उस बूढ़े पिता को क्या पता था कि जिस बेटी को उसने अपने खून से सींचा है वह उसके सीने में खंजर उतारने की पूरी तैयारी कर चुकी है। निधि का दिल उस संस्कारी सिद्धार्थ में नहीं, बल्कि गांव के एक आवारा और मीठी बातें करने वाले लड़के समीर में अटका हुआ था। समीर कोई काम नहीं करता था, बस दिन भर चौराहे पर खड़े होकर लड़कियों को फंसाने के जाल बुनता था। उसने निधि को अपने झूठे प्रेम के ऐसे मायाजाल में फंसा लिया था कि निधि को अपने बूढ़े बाप की सफेद होती दाढ़ी और मां की ममता कुछ दिखाई नहीं दे रही थी। विवाह का दिन आ गया। रामकांत जी का पूरा आंगन गेंदे के फूलों और रंग बिरंगी रोशनियों से नहाया हुआ था। शहनाई की गूंज से पूरा गांव झूम रहा था। रामकांत जी हाथ जोड़कर दरवाजे पर हर एक मेहमान का स्वागत कर रहे थे। उनकी छाती गर्व से चौड़ी हो गई थी कि आज वे अपनी बेटी का हाथ एक ऐसे इंसान के हाथ में सौंपेंगे जो उसे जीवन भर पलकों पर बिठाकर रखेगा। लेकिन तभी घर के अंदर से औरतों के रोने और चीखने की आवाजें आने लगीं। रामकांत जी घबराकर अंदर भागे। कमरे का नजारा देखकर उनके पैरों के नीचे से पूरा पाताल खिसक गया। निधि अपने कमरे में नहीं थी। वह खिड़की के रास्ते समीर के साथ भाग चुकी थी और सिर्फ भागी ही नहीं थी, वह अपने साथ मां के वे सारे पुश्तैनी गहने और रामकांत जी की जीवन भर की कमाई भी समेट कर ले गई थी जो उन्होंने बेटी की विदाई के लिए संदूक में छिपा कर रखी थी। रामकांत जी के कानों में जैसे पिघला हुआ सीसा डाल दिया गया हो। उनका दिमाग सुन्न पड़ गया। मेरी पगड़ी, मेरी इज्जत। रामकांत जी के मुंह से बस यही शब्द निकले और वे धड़ाम से उस फूलों से सजे आंगन में गिर पड़े। बारात दरवाजे पर आ चुकी थी। जब सच सबको पता चला तो लोगों ने थूकना शुरू कर दिया। अरे मास्टर जी, क्या संस्कार दिए अपनी बेटी को, मुंह पर कालिख पोत दी पूरे खानदान के। तानों और गालियों की उस भयानक बारिश ने रामकांत जी की पत्नी का कलेजा फाड़ दिया। उसी रात लोकलाज और सदमे के कारण निधि की मां को एक भयंकर दिल का दौरा पड़ा और उन्होंने वहीं तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए। जिस घर में शहनाई बजनी थी वहां श्मशान की खामोशी छा गई। रामकांत जी रातों रात एक जिंदा लाश बन गए और उधर निधि अपने उस तथाकथित प्रेमी समीर के साथ मुंबई के एक सस्ते और सीलन भरे होटल में बैठी अपने सुनहरे भविष्य के सपने बुन रही थी। उसने समीर का हाथ पकड़ा और बड़ी मासूमियत से कहा, समीर, कल सुबह ही हम दोनों मंदिर चलकर शादी कर लेंगे ना। मैंने तुम्हारे लिए अपने माता पिता तक को छोड़ दिया। समीर ने एक भयानक और शैतानी अट्टहास किया। उसने निधि के हाथ से गहनों और पैसों से भरा वह बैग छीन लिया।
शादी और तुझ जैसी धोखेबाज लड़की से। समीर की आवाज में ऐसा जहर था जिसने निधि की रूह को कंपा दिया। जो लड़की अपने जन्म देने वाले उस बाप की सगी नहीं हो सकी जिसने उसे खून पिलाकर पाला, वह मेरी सगी क्या होगी? मुझे तो बस इन गहनों और पैसों से मतलब था। समीर ने निधि के बालों को निर्दयता से पकड़ा और उसे उस होटल के कमरे से बाहर गलियारे में फेंक दिया। निकल जा मेरी नजरों से। आज के बाद मुझे अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना। समीर वहां से वो सारा जेवर लेकर भाग गया और निधि उस अनजान शहर की सर्द रात में सड़क पर अकेली खड़ी रोती रही। उस रात निधि को अपने पिता की वो फटी हुई रजाई और मां की वो गर्म रोटियां याद आ रही थीं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वक्त का पहिया अपनी खौफनाक रफ्तार से घूमने लगा। 6 साल बीत चुके थे। पूस मास की हाड़ कंपा देने वाली सर्दियां चल रही थीं। मुंबई के बाहर एक पुराने और गंदे ढाबे के पास एक औरत फटे पुराने चिथड़ों में लिपटी हुई ठंडे पानी से झूठे और चिकने बर्तन मांज रही थी। उसके हाथों की चमड़ी फटकर खून उगल रही थी। उसका शरीर सूखकर हड्डियों का ढांचा बन चुका था और उसकी आंखों की रोशनी आंसुओं से धुंधली हो चुकी थी। यह कोई और नहीं, वही निधि थी जिसने कभी झूठे प्यार के लिए अपने घर का स्वर्ग ठुकरा दिया था। लगातार भूखे रहने और दर दर की ठोकरें खाने से उसे भयंकर खांसी की बीमारी हो गई थी। वह बर्तन मांजते हुए खांस रही थी, तभी ढाबे के बाहर एक बेहद महंगी और शानदार विदेशी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से एक सूट बूट पहने हुए रईस इंसान बाहर निकला। उसके साथ भारी सोने के जेवरों से लदी हुई एक बेहद घमंडी औरत भी थी। निधि ने जैसे ही अपनी धुंधली आंखों से उस आदमी को देखा, उसके हाथों से वह झूठी थाली छिटक कर नीचे गिर गई। उसकी सांसें उसके गले में ही अटक कर रह गईं। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि समीर था। समीर ने भी निधि को पहचान लिया। उसके चेहरे पर एक नीच और मक्कार मुस्कान तैर गई। वह धीरे धीरे चलता हुआ निधि के पास आया और उसने अपने महंगे जूते से निधि के पास रखे उस गंदे पानी के बर्तन को लात मार दी। पानी निधि के चेहरे पर छलक गया। अरे वाह, ये तो मेरी पुरानी आशिक है। समीर ने अपनी पत्नी की तरफ देखकर जोर से ठहाका लगाया। देख रही हो जान, ये वही मूर्ख लड़की है जिसके बाप के पैसों से मैंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी। मैंने तो सोचा था कि यह अब तक किसी नाले में सड़कर मर चुकी होगी, लेकिन यह तो यहां झूठे बर्तन धो रही है। समीर के वे शब्द निधि के सीने में खंजर की तरह उतर रहे थे। वह अपमान के घूंट पीकर नजरें झुकाए बैठी रही। समीर ने अपनी जेब से 100 रुपए का एक कड़कड़ाता हुआ नोट निकाला और निधि के चेहरे पर फेंक कर मारा। ये ले भिखारिन, जाकर कोई गर्म कपड़ा खरीद लेना। तेरी ये शक्ल देखकर मुझे घिन आ रही है। समीर मुड़कर अपनी गाड़ी की तरफ जाने ही वाला था कि अचानक उस पूरे इलाके में दर्जनों पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंज उठे। कुछ ही सेकंड में पूरी सड़क को हथियारबंद पुलिसकर्मियों ने छावनी में तब्दील कर दिया। समीर की गाड़ी को 4 पुलिस की जीपों ने चारों तरफ से घेर लिया। ढाबे पर बैठे लोगों में हड़कंप मच गया। तभी काले रंग की एक बेहद शानदार सरकारी गाड़ी, जिस पर लाल बत्ती लगी हुई थी, ठीक समीर की गाड़ी के सामने आकर रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से एक बेहद रौबदार, तेजस्वी और सख्त चेहरे वाला नौजवान बाहर निकला। वह इस पूरे जिले का नवनियुक्त जिलाधिकारी यानी डीएम था। डीएम साहब को देखते ही वहां के पुलिस अधीक्षक ने तुरंत सल्यूट मारा। निधि फटी की फटी आंखों से उस बड़े अफसर को देख रही थी। जैसे ही उसने उस डीएम का चेहरा देखा, उसके पैरों तले से पूरी जमीन खिसक गई। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया और दिल की धड़कनें बेकाबू हो गईं। वह डीएम कोई और नहीं बल्कि वही सिद्धार्थ था जिसे निधि ने शादी की रात मंडप में अपमानित करके छोड़ दिया था। सिद्धार्थ के चेहरे पर आज कोई भाव नहीं था। उसकी आंखें न्याय की उस खूंखार ज्वाला से भरी हुई थीं जो बड़े बड़े पापियों को भस्म कर देती है। लेकिन सिद्धार्थ अकेला नहीं आया था। उसने गाड़ी का दूसरा दरवाजा खोला और अपने हाथों का सहारा देकर एक बेहद कमजोर, बूढ़े और आंखों से पूरी तरह अंधे हो चुके इंसान को बाहर निकाला। उस बूढ़े आदमी के हाथ में एक लाठी थी और वह सिद्धार्थ के कंधे के सहारे धीरे धीरे चल रहा था। वह बूढ़ा और लाचार इंसान कोई और नहीं, निधि के जन्मदाता पिता रामकांत जी थे। अपने बूढ़े और अंधे पिता को इस हालत में देखकर निधि की रूह चीख उठी। कलेजा इस कदर फटा कि उस सर्दी में भी उसके आंसू उबलने लगे।
सिद्धार्थ ने पुलिस कप्तान की तरफ मुड़कर एक ऐसी गगनभेदी गर्जना की कि समीर की पैंट गीली हो गई। कप्तान साहब, इस नीच आदमी को इसी वक्त हथकड़ियां पहनाइए। सिद्धार्थ ने अपनी उंगली समीर की तरफ तानते हुए उसके जुर्म गिनाने शुरू किए। इस पर कई भोली भाली लड़कियों को झूठे प्रेम जाल में फंसाकर उनके घरों को लूटने और धोखाधड़ी से करोड़ों का साम्राज्य खड़ा करने का मुकदमा दर्ज है। इसे तुरंत घसीटकर जीप में डालिए। समीर के चेहरे का रंग ऐसे उड़ गया जैसे किसी ने उसका सारा खून चूस लिया हो। वह दौड़कर सिद्धार्थ के पैरों में गिर पड़ा। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी सारी संपत्ति ले लीजिए, लेकिन मुझे जेल मत भेजिए। सिद्धार्थ ने समीर को इतनी जोर से लात मारी कि वह दूर मिट्टी में जा गिरा। तेरी संपत्ति तो अब सरकार कुर्क करेगी, नीच इंसान। तेरी असली जगह वही काल कोठरी है। पुलिस के जवानों ने समीर और उसकी घमंडी पत्नी को कॉलर से पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया। वे दोनों दहाड़े मारकर रो रहे थे। पूरे समाज के सामने उनका घमंड मिट्टी में मिल चुका था। और उधर निधि अपने घुटनों के बल रेंगती हुई सिद्धार्थ और अपने अंधे पिता की तरफ बढ़ रही थी। वह फूट फूट कर रो रही थी और उसने अपने आंसुओं से रामकांत जी के पैरों को धो दिया। पिताजी, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। आपकी इस पापिनी बेटी को क्षमा कर दीजिए। मैं लालच और झूठे प्यार में अंधी हो गई थी। रामकांत जी के पैर किसी के आंसुओं से भीग रहे थे, लेकिन उन्होंने पीछे हटने की कोशिश की। सिद्धार्थ ने आगे बढ़कर निधि को कठोरता से पीछे धकेल दिया। दूर रहो इनसे। अपने गंदे हाथों से मेरे पिता को छूने की कोशिश मत करना। निधि फटी आंखों से सिद्धार्थ को देखने लगी। सिद्धार्थ की आंखों में वह दर्द छलक आया जो उसने 6 सालों तक अपने सीने में दबा कर रखा था। पिताजी? हाँ निधि, ये मेरे पिता हैं। जिस रात तुमने इनकी पगड़ी को कीचड़ में रौंद दिया था और तुम्हारी मां ने तड़प तड़प कर जान दे दी थी, उसी रात मैंने कसम खाई थी कि मैं इनका बेटा बनकर दिखाऊंगा। सिद्धार्थ की आवाज भारी हो गई थी। तुमने तो इन्हें सड़क पर तिल तिल कर मरने के लिए छोड़ दिया था। तुम्हारे दिए गए सदमे से इनकी आंखों की रोशनी चली गई। पिछले 6 सालों से मैंने इन्हें अपने हाथों से खाना खिलाया है, इनकी सेवा की है। तुमने एक झूठे सड़क छाप आवारे के लिए उस भगवान को ठुकरा दिया जिसने तुम्हारे लिए अपने पैरों में छाले डलवाए थे। यह सुनकर निधि की छाती फट गई। वह जमीन पर अपना माथा पटक पटक कर रोने लगी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई सिद्धार्थ। मैं नर्क की आग में जल रही हूं। पिताजी, बस एक बार मुझे अपनी बेटी कहकर पुकार लीजिए। रामकांत जी ने अपनी लाठी के सहारे खुद को सीधा किया। उनके चेहरे पर अब कोई ममता नहीं, बल्कि एक अजीब सी खामोशी थी। उन्होंने अपनी वो अंधी आंखें निधि की तरफ कीं और जो कहा, वह हर उस बेटी के लिए एक तमाचा है जो अपने माँ बाप को धोखा देती है। बेटी? कौन सी बेटी? मेरी बेटी तो उसी रात मर गई थी जिस रात मेरे घर से उसकी अर्थी उठनी चाहिए थी, लेकिन उसकी जगह मेरी पत्नी की अर्थी उठी। रामकांत जी की आवाज उस सन्नाटे को चीर रही थी। तूने तो कहा था ना कि तुझे वो आवारा लड़का हमसे ज्यादा प्यार करता है। देख लिया उसका प्यार, 2 दिन में ही सड़क पर फेंक दिया उसने। याद रखना लड़की, जो जन्म देने वाले माँ बाप का नहीं हो सका, वो इस दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। माँ बाप का प्यार वह बरगद का पेड़ होता है जो खुद धूप में जलकर बच्चों को छांव देता है, और तूने उस पेड़ की जड़ें ही काट दी। रामकांत जी ने अपने हाथ जोड़ लिए। जाओ यहां से। मुझे मेरे बुढ़ापे के इस अंतिम सफर में चैन से जीने दो। मुझे मेरे बेटे सिद्धार्थ के साथ रहने दो। मेरे लिए तुम अब इस दुनिया में नहीं हो। यह सुनकर निधि वहीं उस सड़क की धूल में धड़ाम से गिर पड़ी। उसकी चीखें उस सर्द हवा में गूंज रही थीं, लेकिन अब उसे उठाने वाला, उसके आंसू पोंछने वाला कोई पिता वहां नहीं था। सिद्धार्थ ने बड़े ही सम्मान और प्यार से रामकांत जी को वापस उस लाल बत्ती वाली गाड़ी में बिठाया। गाड़ी का दरवाजा बंद हुआ और वह गाड़ी वहां से हमेशा के लिए चली गई। पीछे रह गई तो सिर्फ वो निधि जो अब उसी सड़क की धूल फांक रही थी जहां उसने अपने माँ बाप की इज्जत को फेंका था। कर्मों का तराजू जब अपना हिसाब करता है तो पछतावे के सिवा इंसान के हाथ में कुछ नहीं बचता। ईश्वर के घर देर जरूर है, लेकिन अंधेर बिल्कुल नहीं।